हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वर्कशॉप की क्लासें पूरी कंप्लीट कर ली है। नहीं भी की हो तो पहले उसे कंप्लीट कर लो, फिर यहाँ पे आ जाओ। तुरंत जाके वर्कशॉप की क्लासें क्लियर करो, फिर यहाँ पे आ जाना, फिर मेरे इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करना है। सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है भाई, कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ मैं। इसका मेरा फर्स्ट टॉपिक आज है। देखो भाई, दो बात होती है। नंबर वन, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो सर कुछ नहीं, मोटा मोटी तौर पे पढ़ लेंगे सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, 10-15 क्वेश्चन हो जाए बस। भाई आज ही क्लास छोड़ दो, 10-15 क्वेश्चन के चक्कर में मत रहो। अगर आप 10-15 घंटे खराब कर रहे हो और आपको लग रहा है कि 10-15 क्वेश्चन हिट हो जाए, तो भाई मेरे हिसाब से तो पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक टॉपिक करो, दो टॉपिक करो, 50% कोर्स करो। 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 25 में से मान लो 50% आपने कोर्स किया और इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत से किया, सर उसका हमको सारा कुछ आता है, तो भाई 50% नंबर आने के चांस है। अगर आप 100% पढ़ते हो और ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, 100% में 25% आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन डीप एंड डिटेल में अगर पूछा गया तो एक भी नंबर नहीं आएगा और आपने कंप्लीट टाइम खराब किया है। भाई क्यों टाइम खराब किया? जो सब्जेक्ट आपका अच्छा था उसमें देते, बढ़िया रहता ना। तो पहले तो आप करो भाई, मेरी प्लानिंग के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो पहले उन सब्जेक्ट्स को अच्छा करो जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर उन सब्जेक्ट को अच्छा करने की कोशिश करो जो आपके वीक है, और वीक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ो। स्टार्ट से ही पढ़ो, जीरो से ही पढ़ो, और उतना ही पढ़ो भाई जितना आप उसको टाइम दे सकते हो, घंटे 2 घंटे डेली दे दो, है ना। और जितना डिटेल में पढ़ोगे, मान लो आपने 4 टॉपिक किए, उस 4 टॉपिक में से कुछ भी आउट ऑफ नहीं जाना चाहिए भाई। 4 टॉपिक आपने करे हैं ना, वो आपको 100% आना चाहिए, 100%। 5 टॉपिक छोड़ दो, 10 8 सब छोड़ दो, लेकिन 4 टॉपिक जो आपने पढ़े वो आपको 100% आना चाहिए। मेरी तो थॉट ये है। अगर आप 4 टॉपिक भी ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हो और उसी 4 टॉपिक में से भी आपके क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से हिट नहीं हो रहे हैं, तो आपने उस 4 टॉपिक में भी टाइम खराब ही किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप मेरी सिलेबस की क्लास में हो तो पहले आप जाइए और वर्कशॉप की क्लास को देखिए, तब यहाँ आके आपको फास्ट और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नो डाउट समझ में आएगा, लेकिन वो क्लियरिटी, वो एक्यूरेसी, वो यूं अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी आपको अकाउंट्स में जो मिलनी चाहिए, है ना बच्चों। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक का एक पार्ट है, थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, वो उठा रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चंस हर साल आपको दिखाया मैंने, 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए अकाउंटिंग इक्वेशन में से। और अच्छा टॉपिक है, प्रैक्टिकली टॉपिक है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी आती है तो जर्नल अच्छा आएगा, जर्नल अच्छा आएगा तो पोस्टिंग अच्छी आनी चाहिए, पोस्टिंग अच्छी आई तो आपको अकाउंट बनाना चाहेंगे। अगर आपको किसी अकाउंट के बारे में, जैसे एसेट का अकाउंट है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एसेट होती है डेबिट, तो डेबिट की तरफ सारी एसेट बढ़ेगी, कभी भी घटेगी तो हम क्रेडिट की तरफ लिख देंगे, एसेट बढ़ेगी तो सर हम डेबिट की तरफ लिख देंगे। कोई भी लाइबिलिटीज का अकाउंट हो सर, लाइबिलिटीज का नेचर सीआर होता है। लाइबिलिटी जब बढ़ेगी सीआर की तरफ बढ़ेगी, घटेगी तो डीआर की तरफ घटेगी। मतलब जब भी लाइबिलिटीज घटेगी तो हम सर सीआर की तरफ एंट्री करेंगे, जब भी बढ़ेगी तो सर हम डीआर की तरफ एंट्री करेंगे। तो ऐसे अगर आप पढ़ते हो और बैलेंसिंग मेथड से पढ़ते हो, भाई कैश आया वापस गया, कितना बचा, संपत्ति आई वापस गई, कितनी बची, संपत्ति लाया घिस गई, जल गई, ये हो गया वो हो गया, फलाना निम्न का बच, लेकिन अब संपत्ति का बैलेंस हमारे पास ऊपर कितना है वो, तो ये डेप्रिसिएशन टॉपिक में भी हो जाएगा। मतलब कहना चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक का डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना, और वो मैं दूंगा। भाई साहब मैं आपको एक ऐसा कंटेंट देने वाला हूँ भाई, आपके जो जो टॉपिक, जैसे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कराया, मजाल पड़ी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे मतलब मिस हो जाए, गारंटी से कहता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन अगर मैंने आपको एक बार करा दी, पढ़ के देख लेना। लेकिन मेरी शर्त यही है कि पहले आप मेरे वर्कशॉप के सारे टॉपिक देखो, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, फिर आप, मैं एमसीक्यू कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन की विद कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यूज चलती है मेरी सीरीज, कभी भी सिंगल एमसीक्यूज नहीं लेता मैं कि फास्ट फास्ट खूब सारे एमसीक्यू करा दूं आपके। फर्स्ट फर्स्ट खूब सारे एमसीक्यू मैं लूंगा, लेकिन एक बार सफिशिएंट कोर्स होने के बाद, ठीक है। अपनी टेस्ट सीरीज भी चलाऊंगा, मैं सब कुछ चलाऊंगा, मुझसे जुड़े कर रहिए। गारंटी से कहता हूं आपके 25 क्वेश्चंस अटेंड करवाने की कोशिश करूंगा। मैं अगर 25 की 100% कोशिश दूंगा ना, तो 20 क्वेश्चन आप अटेंड आराम से कर लोगे, और वो भी अच्छी क्योरिटी के साथ, है ना, अच्छी क्वालिटी के साथ। दूसरा क्या भी, अकाउंट की लैंग्वेज घुमाते ही आंसर चेंज हो जाते हैं, अकाउंट की एमसीक्यू चेंज करते ही आंसर चेंज हो जाता है। तो भाई इसको अब आपको लग रहा है हम रट के चले जाएं,
नहीं भाई, रट के कोई भी क्वेश्चन हिट नहीं किया जा सकता है अकाउंट में। अकाउंट को समझ के ही क्वेश्चन हिट किया जा सकता है। आज थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, माफ़ी चाहूँगा। अब अपन चलते हैं जल्दी से टॉपिक के ऊपर, जो अकाउंट इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक हो सकता है कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट टॉपिक में सीधे एमसीक्यू पे चले अपन। तो चलो भाई, अकाउंट इक्वेशन में तो स्टार्टिंग अपन अकाउंट इक्वेशन की कहाँ से होती है सर? बिजनेस स्टार्ट करने से अकाउंट इक्वेशन होती है स्टार्ट। जैसे मान लो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे दिए, मतलब बिजनेस में पूंजी आई, है ना? तो बिजनेस में कैश पड़ा है और बिजनेस में दायित्व पड़ा है, कैश प्लस लायबिलिटीज, है ना, कि इक्वल लायबिलिटीज। भाई व्यापारी का कैश पड़ा है, इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आइए अपन धीरे धीरे चलते हैं आगे। ये मेरा दोस्त बिजनेसमैन, अगर जिसने मेरे अकाउंटिंग वर्कशॉप देखी है उसको ये चार्ट फास्ट में समझ में आ जाएगा, और अपन इसमें फास्ट भी चल सकते हैं। इस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसका बिजनेस स्टार्ट किया? कैंडी शॉप का। अगर ये बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इसको क्या चाहिए भाई? सर इसको चाहिए कैश। बिना कैश काम नहीं होता सर, आज फोकट में कुछ नहीं होता। इसको चाहिए अरेंजमेंट ऑफ कैश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दो तरीके कैश की व्यवस्था करने के, कितना तरीके भाई? दो। पहला तरीका क्या? बाई सेल्फ, खुद के पास पैसा हो वो बिजनेस में डाल दो। कम पड़ रहा है तो दूसरों से उधार ले लो, फ्रेंड, फैमिली, लेनदारों से, साहूकारों से, बैंक से, उनसे उधार ले लो और पैसे डाल दो। तो भाई इसने ले लिया अदर पार्टी, किसी भी अदर पार्टी से पैसा ले लो। खुद ने दिए 4 लाख, अदर पार्टी से लिए 6 लाख, वो था बैंक। खुद ने दिए उसको बोलेंगे कैपिटल, बैंक से लिया उसे बोलेंगे दायित्व, लायबिलिटीज। अब भाई खुद ने कितना दिए? 4 लाख, बैंक से कितने लिए? 6 लाख, दोनों मिलके कितने हो गए उसके पास? सर 10 लाख हो गए। 10 लाख। अब बिजनेस में कैश आ गया, इसमें कैश कितना आ गया? सर 10 लाख का कैश आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जो कैपिटल कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है वो सामने दिखी। कैपिटल 4 लाख की है, लायबिलिटीज 6 लाख की है। अब मैं फास्ट फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं सारी पढ़ा चुका हूँ, अब वही चीज़ें वापस उठ उठ के थोड़ी थोड़ी आएगी आगे। चलो बेटा आगे। कैपिटल, कैपिटल कितनी है बेटा? वायर सेट नहीं हुआ। हाँ, कैपिटल कितनी है? 4 लाख की। लायबिलिटीज कितनी है? सर 6 लाख की। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों मिला के अपनी संपत्ति बनेगी। एसेट कितनी सर? कैश अपनी एसेट है पड़ी है 10 लाख की। इस एसेट को हमने यहाँ इन्वेस्ट किया। 10 लाख में से 5 लाख बिल्डिंग में डाल दिए, 3 लाख हमने भाई स्टॉक में डाल दिया, 1 लाख का फर्नीचर ले लिया, और 1 लाख हमारे पास कैश बैलेंस पड़ा है। इन सब की टोटल कितनी है? 10 लाख। तो भाई बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ है। बिजनेस में 4 लाख तो बिजनेस में लेके आया, 6 लाख का उसने लोन ले लिया, टोटल सर उसके पास 10 लाख रुपए आ गए। अब उस 10 लाख को उसने इन्वेस्ट करा। 5 लाख की तो लैंड एंड बिल्डिंग ले ली, फिर उसने 3 लाख का स्टॉक ले लिया। स्टॉक को रखने के लिए उसने फर्नीचर बनाया 1 लाख का, और 1 लाख रुपए उसके गले में कैश पड़ा है भी, लिक्विडिटी के लिए, कभी भी खर्चे वर्चे हो तो उसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले आई कैपिटल, फिर आई लायबिलिटीज। कैपिटल लायबिलिटीज जोड़ के उसने बनाई ये संपत्तियां। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू ये एसेट। तो एक इक्वेशन आ गई हमारी, प्राइमरी इक्वेशन आ गई, जो कैपिटल इक्वल टू प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। तो भाई आ जाइए, इसकी 3 प्राइमरी इक्वेशन बनेगी। तो सर हम बोलते हैं एसेट कैसे बनती है? तो एसेट बनती है सर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज से, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एक ही बात है। अब सर मैं कैपिटल पता करना हो तो कैपिटल इधर आ जाएगी, एसेट उधर चली जाएगी, प्लस की क्या हो जाएगी बेटा? माइनस। कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज पता करना हो तो लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। सर ये कैसे हुआ समझा दो, थोड़ा सा समझा देते हैं। कैपिटल कितनी थी भाई? सर 4 लाख की। लायबिलिटीज कितनी थी? सर 6 लाख की। 4 और 6 लाख, एसेट कितनी? सर 10 लाख की। एसेट में क्या क्या था हमारे पास? सेग्रीगेशन हुआ ना, स्टॉक का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, कैश का। स्टॉक कितना? 3 लाख। बिल्डिंग कितनी? सर 5 लाख। फर्नीचर कितना? 1 लाख। कैश कितना? 1 लाख। टोटल कितना? सर 10 लाख। तो 10 लाख की संपत्तियां बनी कैसे? कैपिटल और दायित्व से बनी। कैपिटल और दायित्व से बनी। माना कि किसी बिजनेस का कैपिटल क्या हो? 4 लाख, और लायबिलिटीज मान लो इसी की कैपिटल क्या हो? 10 लाख। लायबिलिटीज क्या हो? 0। तो कैपिटल किसके बराबर होगी? एसेट के बराबर होगी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो गया भाई, उसकी कुल संपत्तियां कितनी थी? सर कुल संपत्तियां थी 10 लाख, माइनस लायबिलिटीज बाहर के कितने थे? 6 लाख। जो उसकी टोटल संपत्तियां थी उसमें से बाहर की 10 लाख की थी, और बाहर का पैसा था वो 6 लाख का था। तो मालिक ने कितना लगाया? कुल में से 6 बार का था, 10 में से 6 बार का था, 10 में से 6 बार का था, तो खुद का कितना था सर? 4। तो कैपिटल, तो कुल संपत्तियों में से दायित्व माइनस कर दो, कैपिटल कितनी? सर 4। ठीक है। कुल संपत्तियों में से 4 लाख खुद का था, 10 लाख में से 4 लाख खुद का था। 10 लाख की जो मेरी संपत्तियां है इसमें 4 लाख मेरा खुद का है, मेरी खुद की पूंजी है। तो 10 में से 4 खुद का है, तो बाकी 6 किसका है? बाहर वालों का भाई दायित्व, है ना।
तो 10 में से 4 खुद का है, तो दायित्व किसका? बाहर वालों का। तो 1 2 3, ये 3 इक्वेशन बन गई। इस 3 इक्वेशन पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको 2 इंफॉर्मेशन दी होगी, एसेट की वैल्यू दे रखी होगी, लायबिलिटीज दे रखी होगी, कैपिटल पूछ लेगा, एसेट दे रखी होगी, कैपिटल दे रखी होगी, और सॉरी एसेट दे रखी होगी, लायबिलिटीज दे रखी होगी, कैपिटल पूछ लेगा, एसेट दे रखी होगी, कैपिटल दे रखी होगी, लायबिलिटीज पूछ लेगा, और कैपिटल दे रखी होगी, लायबिलिटीज दे रखी होगी, एसेट पूछ लेगा। कुछ भी इन 3 इक्वेशनों में से कुछ भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, एसेट हमारे पास थी इक्वल टू एसेट किसके बराबर है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने एक थोड़ा फॉर्मेशन तैयार किया है। लैंड और बिल्डिंग कितनी? सर 5 लाख की। फर्नीचर कितना? सर 3 लाख का। स्टॉक कितना? सर 1 लाख का। कैश कितना? सर 10 लाख का। तो यहां तक की टोटल कितनी भाई? सर यहां तक की टोटल 10 लाख की। तो यहां तक की टोटल कितनी भाई? सर ये भी 10 लाख की। 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? संपत्ति बराबर पूंजी, संपत्ति बराबर दायित्व माइनस पूंजी, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ये संपत्ति मतलब एसेट, दायित्व प्लस पूंजी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गई ना। तो ये वाला आंसर राइट है। अगर इक्वेशन एक भी राइट नहीं हो, यहां पर भी कुछ और लिखा हो, तो भाई एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मान लो कैपिटल 10 लाख थी सर हमारी, और लायबिलिटीज 0 हमने ली नहीं, और तो एसेट कितनी होगी? सर 10 लाख की। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं भाई जो दायित्व लेते ही नहीं है, किसी दूसरे से उधार ली ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, बिजनेस स्टार्ट किया और इतनी पूंजी डाली, तब संपत्ति किसी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और पूंजी डाली 10 लाख, दूसरे दिन सोचने की बात नहीं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, लेन देन कुछ किया ही नहीं, उस समय मेरी पूंजी ही मेरी संपत्ति के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो ऐसी कंडीशन में पूंजी बराबर संपत्ति हो सकती है भाई लोगों, हो सकती है ना? हाँ सर हो सकती है। ये आंसर भी हो सकता है अगर यहाँ पर कुछ और हो, ये इक्वेशन हो ही नहीं सही वाली, तो उसके स्थान पर फिर ये आंसर भी राइट हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये मैं ऑलरेडी मेरे वर्कशॉप में बता चुका हूँ, वापस से रिवाइज कराया आप लोगों को। ठीक है सर, अब देखिए बच्चों, इक्वेशन के बीच में क्या लिखा हुआ है? बराबर। बराबर से इधर वाला पोर्शन, बराबर से इधर वाला पोर्शन, दोनों क्या है सर? बराबर है ना। ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्या है सर? बराबर। कैसे बराबर? इधर 10 लाख, इधर 10 लाख। तो मैंने क्या लिख दिया? ये सारी संपत्ति है, एसेट, इन सब की टोटल कितनी होगी भाई? जो ये अपने पास है सर, इनकी टोटल होगी 10 लाख। तो सर बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, 6 और 4, ये भी इसकी लायबिलिटीज की टोटल कितनी होगी सर? 10 लाख। तो आपको इसी इक्वेशन पे वर्क करना है। क्या इक्वेशन पे वर्क करना है? कुछ भी लेन देन होगा, एसेट और लायबिलिटी सर बराबर होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन करो, कैसा भी ट्रांजैक्शन करो, इधर की जोड़ जो टोटल एसेट और इधर की दायित्व जो टोटल लायबिलिटीज सब क्या होगी सर? बराबर होगी। कैसे होगी सर? ये हो रही है ना, अभी तक तो हो रही है ना, आगे जब क्वेश्चन चेंज होगा तो पता चलेगा। इधर की टोटल और इधर की टोटल क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी फॉर्मेशन को काम लेना है हर जगह। सर सिर्फ इतने को, बिल्कुल सर सिर्फ इतने को काम लेना है और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, और अपने आप ये फॉर्मुलेशन बढ़ता रहेगा और अपने आंसर आते रहेंगे। ठीक है, अब मैं बार बार इसको लिखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये इसको एक बैकग्राउंड बना दिया है। इस बैकग्राउंड से अपन हिट करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है सर, आ जाइए। तो इधर की जोड़ कितनी सर? 10 लाख। इधर की जोड़ भी कितनी? 10 लाख। अभी तक तो बराबर है ना। 5 और 3 8 9 10 लाख, 6 और 4 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, मैं अब आपको कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट। आज सारे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। सर वर्ड आ गया ड्राइंग का, मजा आ गया सर। वर्कशॉप आपने बताया था ड्राइंग क्या करती है सर? पूंजी को माइनस करती है। वेरी गुड। अभी तक बच्चों को लगता है ड्राइंग किसको माइनस करती है सर? पूंजी को माइनस करती है। ठीक है, तो पूंजी तो इधर रही, लेकिन बेटा ड्राइंग में कैश निकालोगे तो कैश भी तो कम होगा। तो अब सोचो, थोड़ा सा सोचो सर, ड्राइंग दो पक्षों को कैसे प्रभावित करती है? इधर आओ, देखो, ये मेरा बिजनेसमैन, इसने व्यापार को दी पूंजी, कितनी दी बेटा? 4 लाख दी। अब उसे जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की। यहां पर कैश कितना पड़ा है सर? कैश 4 लाख पड़ा है। दूसरे दिन इसने सोचा नहीं यार 1 लाख ज्यादा चला गया, 1 लाख वापस ले लेता हूं। तो ये क्या कर ली? 1 लाख की सर ड्राइंग कर ली। तो ये ड्राइंग करने से अब देखो इफेक्ट 2 आ गए। पहला इफेक्ट तो क्या? ये कैश सर 4 लाख था, इसमें से 1 लाख माइनस हो गया। कैश कितना बचा सर? कैश 3 लाख बचा। तो देखो ब्लैक इंक चल रही है, वहां पे फर्स्ट इफेक्ट हो गया। हमने फर्स्ट इफेक्ट कर दिया, ये 1 लाख से कैश को कम कर दिया। सर दूसरा, 1 लाख से भैया आप कैपिटल भी कम कर दो, तो यहां पर कितनी बचेगी? 3 लाख।
बचेगी नहीं बचेगी सर? बचेगी। तो भाई साहब ड्राइंग करते ही दो इफेक्ट आएगा। मान लो नकद निकाला, इधर से कैश कम, इधर से पूंजी कम। ठीक है? हाँ सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो ड्राइंग का वर्ड आते ही मान लो 1 लाख रुपए नहीं निकाला या 50,000 निकाला। ड्राइंग कितनी करी सर? 50,000। तो व्यापार से क्या हुआ? सोचो ना, व्यापारी ने आकर गल्ले खोला और गल्ले में से केस 50,000 निकाला, उन्होंने बोला सर 50,000 ले जा रहा हूँ, गया। तो बिजनेस से कैश कितना गया सर? बिजनेस से कैश कम हो गया 50,000। जब भी कोई चीज कम होगी मैं कोष्टक में लिखूंगा। ठीक है? तो अब कैश कितना बच गया भाई हमारे पास? कैश बच गया सर 50,000। कितना बच गया? 50। अब ये हमारे पास कैश नहीं बचा, तो 5 और 3 8 9 9,50,000 सर। 9,50,000। अरे ये बंदे ने कैश कम किया, कैश कम किया तो क्या हुआ भाई सर? पूंजी भी कम हुई ड्राइंग की वजह से। यहाँ पर 50,000, तो पूंजी कितनी बच गई? 3,50,000। तो अब ये टोटल अपनी गई, ये नहीं रही। 6 लाख और 3 लाख 9,50,000, ये रहा भाई 9,50,000। देख लो टोटल यहाँ की बराबर, यहाँ की बराबर। आपने इक्वेशन सही करी। तो ड्राइंग करते ही क्या होता है भाई? कैपिटल कम होती है और नकद कम होता है। ये चीज सीखी? ओके सर सीखी, हमें समझ में आ गया सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, और ड्राइंग जब भी बंदा करेगा तो आउट ऑफ टू, एक तो करेगा नकद, एक नकद के अलावा। भाई कैश ड्राइंग कर सकता है, स्टॉक की ड्राइंग कर सकता है, फर्नीचर घर ले जा सकता है, लैंड और बिल्डिंग, आधी बिल्डिंग में खुद रह सकता है, आधी बिल्डिंग में बिजनेस कर सकता है। तो किसी भी चीज की ड्राइंग कर सकता है इस एसेट में से। तो इधर से कैश की वजह से कैश कम होगा, माल ले गया तो स्टॉक कम होगा, फर्नीचर घर ले गया तो फर्नीचर कम होगा, और कार ले गया तो कार कम होगा, मतलब एसेट कम होगी। और इधर से कैपिटल कम होगी ड्राइंग की वजह से। ड्राइंग की वजह से तो फिक्स है, एक तो कैपिटल कम होगी। ड्राइंग की वजह से क्या होगा भाई? एक तो कैपिटल सर कम होगी, दूसरा कैश कम हो सकता है, या अदर देन कैश कम हो सकता है। ठीक है? ये चीज अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि सारी चीजें मेरे चार्ट में है। ठीक है? आज ये ड्राइंग करी आउट ऑफ कैश या आउट ऑफ गुड्स या अदर देन गुड्स? अदर देन गुड्स। ठीक है सर। आ जाओ, इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर कैश निकाला तो? सर एक तो कैश कम होगा, और क्या कम होगा सर? एक कैपिटल कम होगी। इफेक्ट होंगे दो, कैश कम होगा, दूसरा सर कैपिटल कम होगी। अब कैश ड्राइंग में यहां पर लिख रहा हूं, सिर्फ ड्राइंग करी, कैश ड्राइंग करी, वो कितनी करी सर? 50,000। इसका एग्जाम्पल मैं समझा चुका हूं। तो सर कैश कम होगा, तो एक तो 50,000 कैश कम कर दीजिए, पीछे कितना बच गया सर? पीछे बच गया 50,000 की कैश। यहां पर भी 50,000 कम कर दिए, तो पीछे कितना बच गया सर? यहाँ 3,50,000 बच गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर सर 50,000 बच गया, तो अब ये टोटल में शामिल नहीं होगा, ये टोटल में शामिल नहीं होगा, टोटल में ये प्लस ये शामिल होगा, और बाकी वाले ये शामिल होंगे। तो इधर की टोटल 950 में ऑलरेडी ये भी 2 मिनट पहले करा चुका हूँ, इधर की टोटल भी 9,50,000। तो फाइनली अगर आपसे पूछे नकद आहरण किया, पूंजी सर घटेगी बढ़ेगी? सर पूंजी घटेगी। कुल दायित्व पहले कितना था? 6 4 10 था, कुल दायित्व 950 हो गया, कुल दायित्व भी घटेगा। इधर कुल संपत्तियां घटेगी सर, पहले 10 लाख की थी, 9,50,000 की हो गई। इसको बोलते हैं कुल टोटल एसेट, है ना, कुल संपत्ति। ठीक है? अब देखो लैंड और बिल्डिंग फर्नीचर ये क्या है? स्थायी संपत्ति। ये आगे आएगा, आगे और बताऊंगा तब ये भी ऊपर नीचे होगी। ये है चालू संपत्ति। क्या है बेटा? चालू संपत्ति। ये सब आज चीज आएगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? कैश कम होगा। देखो मैं इसको खराब नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। सॉरी, रात वाला जो क्लास था 10th और 11th वो मैंने अपलोड नहीं की, अभी कर दूंगा इस क्लास के बाद। ठीक है? जस्ट, और आप लोग इस चार्ट को साथ में ले लेना, आप यहाँ मन से लिखना, फिर इसके ऊपर पेंसिल से करना, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना, अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी से स्ट्रॉन्ग कर लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन का नंबर नहीं कटना चाहिए भाई, 1 या 2 नंबर का 100% क्वेश्चन आता है। फिर कॉन्सेप्ट में से वगैरह फर्स्ट टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आएगा, तो 2 अकाउंटिंग इक्वेशन या थ्योरी के 2 में से कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा 100%। अब करें आउट ऑफ गुड्स, मान लो करे किस में से? माल में से ड्राइंग। किस में से करे भाई? माल में से ड्राइंग करे, तो क्या क्या कम होगा? नंबर 1, एक तो सर स्टॉक कम होगा। अब बंदा आया मेरा पतलू लाल, आपको पता है क्या खाता है वो? टॉफी। बिजनेस से टॉफी खा के चला गया। सर टॉफी खाने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई एक टॉफी 500 की थी, दिन में 2 खाता है, रोज की 1000 खाता है, महीने में 30 टॉफी खाता है, 30,000 की, 12 महीने में कितनी खाता है सर? 1,36,000 की। हाँ भाई 1 लाख, अरे 3,60,000 की खाता है सर, 1,36,000 ही नहीं, 3,60,000 की खाता है। तो भाई बहुत फर्क पड़ता है ना। मान लो उसने
50,000 की टॉफी खाली, तो भाई यहाँ कर लो 50,000 माइनस, स्टॉक कम हो गया। अब 5 लाख का 5 लाख, 3 लाख का 3 लाख, स्टॉक कितना बच गया? अब 1 लाख नहीं बच गया सर, अब बच गया 50,000 का स्टॉक, 1 लाख का गैस, टोटल 950। कैपिटल भी 50 से कम, यहाँ पर भी 950। कैपिटल कितनी बच गई? कैपिटल बच गई सर 350। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्यापारी द्वारा 50,000 के माल का आहरण, माल निजी उपयोग के लिए काम लिया, पूंजी खाता 50,000 से घटेगा। 4 लाख की पूंजी थी, तब पूंजी 3,50,000 की रहेगी, ठीक है। संपत्तियों के मूल्यों में 50,000 से कमी आएगी, इसका मतलब स्टॉक में 50,000 की कमी आएगी। तो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। माल निकाला, संपत्तियों में से माल गायब, दायित्व में से कैपिटल गायब। तो दो इफेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट। मान लो चाहे कैश 50,000 निकाले तो सर कैश में से कमी और कैपिटल में कमी, चाहे माल में से निकाले तो माल में कमी और कैपिटल में कमी। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ओके चलो आगे चलते हैं सर। आ जाइए वापस, स्टॉक इफेक्ट कॉन्सेप्ट आ जाओ। अब आपके पास ये माल था ऑलरेडी, ये चीजें सब ऑलरेडी थी, जिसमें लोन था 6 लाख का, कैपिटल थी 4 लाख, ये प्लस है बीच में है भाई। और ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक वगैरह सब, तो इधर की टोटल 10 लाख है, इधर की टोटल भी 10 लाख है। अब आते हैं परचेज। आपने परचेज किया तो सर परचेज हम कैश भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं, रोकड़ भी करते हैं, उधार करते हैं, दोनों के इफेक्ट है, ठीक है। अब आप खुद सोचो सर, रोकड़ खरीदेंगे तो नंबर 1, एक तो सर माल बढ़ेगा और कैश घटेगा, माल बढ़ेगा कैश घटेगा। तो सर दायित्व में तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई अकाउंट इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि इधर से संपत्ति बढ़ी तो दायित्व भी बढ़े, संपत्ति घटी तो दायित्व भी घटे, कोई जरूरी नहीं है। अकाउंट इक्वेशन आपकी या तो संपत्तियों को प्रभावित करेगी या दायित्वों को प्रभावित करेंगे या दोनों को प्रभावित करेंगे या फिर किसी एक पक्ष को ही प्रभावित करेंगे। समझ में आ गया? इधर दायित्व कितना है सर? 10 लाख का। अब सर माल खरीदा, आज यहाँ पर परचेज करा और सेल्स करा, ये तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस, या क्या बचेगा भाई आपके पास? यहाँ बचेगा, आया नहीं, स्टॉक। या क्या बचेगा भाई? स्टॉक बचेगा। माल खरीदा 100 बोरी, बेचा 80 बोरी, पीछे बच गया स्टॉक 20 बोरी। माल खरीदा 100 बोरी 1 लाख का, बेचा 80 बोरी, लाख का, 20,000 का प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। 3 इफेक्ट होता है, ठीक है। स्टॉक लेस करेंगे कॉस्ट वैल्यू से, वो आपको मैं समझा दूंगा बाद में। माल बेचते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता है, लेकिन स्टॉक कम होगा, कॉस्ट वैल्यू से क्वेश्चन लेके समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो भाई, परचेज किया, क्या किया? परचेज किया। परचेज करेंगे तो भाई क्या होगा सर? माल खरीदेंगे, माल बढ़ेगा। मान लो 50,000 का माल परचेज किया तो ये हो जाएगा प्लस 50,000, यहां पे हो जाएगा 1,50,000 और यहां से हो जाएगा 50,000 माइनस, क्यों भी नकद खरीदा ना, तो पीछे कितना बच गया कैश? सर 50,000। दिमाग लगाओ सर, 50,000 का माल खरीदा तो सर स्टॉक जितना था उससे 50,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है सर। और कैश में गले में था 50,000, वो निकाल के बाहर किसी व्यक्ति को दे दिया जिससे हमने माल खरीदा है, तो गले में 50,000 कम हो गया। तो इधर हो गया 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख, 2 लाख 5 दिन 8, यहाँ की टोटल कितनी सर? 10 लाख। 10 लाख इधर, 10 लाख उधर। कहाँ कमी पेशी हुई भाई? सर कमी पेशी तो यहाँ हुई, कमी हो गई कैश में, वृद्धि होगी स्टॉक में। तो भाई अब एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग घुमाने वाला, 50,000 का माल खरीदा संपत्तियों में, तो आप कहोगे स्टॉक बढ़ेगा, संपत्तियों में वृद्धि। अरे भाई संपत्तियों में, संपत्तियों इसका बोला है इसने, संपत्तियों में पहले कितनी थी सर? 10 लाख। देख लो, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, एक ऊपर नीचे वाला ट्रीटमेंट करने से पहले कितनी थी? पहले सर 10 थी, ये करने के बाद भी सर 10 ही है। तो कुल संपत्तियों में वर्ड बोले जरूरी नहीं है, संपत्तियों में वृद्धि होगी नहीं होगी, कमी होगी नहीं होगी, दोनों होगी नहीं होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो कमी होगी ना वृद्धि होगी। भाई पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि कैश 50 से कम हुआ तो स्टॉक 50 से बढ़ गया, इधर से 50 कम करके इधर 50 बढ़ाने से 10 लाख ऊपर नीचे नहीं होगा। तो कुल संपत्तियों में कोई कमी ना कोई वृद्धि, कुछ भी नहीं होगी नकद क्रय से। आ रहा है समझ में? आपको लगेगा अभी माल खरीदा, स्टॉक आया, अब वही सोच लो स्टॉक आया लेकिन कैश भी तो गया, तो एक संपत्ति बढ़ी तो एक संपत्ति घट गई, तो टोटल तो वही रह गई ना। ओके सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए, ठीक है। तो स्टॉक प्लस परचेज से क्या होगा? स्टॉक प्लस। सेल से क्या होगा? स्टॉक माइनस। इधर देखो
अब भाई साहब करा सेल, 50,000 का माल बेचा, 50,000 का माल बेचा, तो सर 50,000 का स्टॉक कम, तो 50,000 का कैश भी तो बढ़ गया। 50,000 का माल बेचा, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब 50,000 से कैश कम, 50,000 से सॉरी 50,000 से स्टॉक कम, 50,000 से कैश बढ़ गया, तो कुछ फर्क पड़ा क्या भाई? यहां पर माल कितना रह गया? 50,000 रह गया, कैश कितना हो गया? 1,50,000 हो गया, टोटल कितनी रही? 10 लाख की टोटल रही सर। अब सोचो ना, अगर आपसे पूछे 50,000 का माल बेचा तो स्टॉक कम होगा 50,000 से, ठीक है। अगर आपसे कहे 50,000 से माल बेचा, कैश में वृद्धि होगी सर 50,000 से, कुल संपत्तियों में वृद्धि होगी? होगी नहीं, कुल संपत्तियां पहले ही देखो 10 लाख थी, और ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी सर 10 लाख ही है। हमेशा अकाउंट इक्वेशन की पुरानी संपत्तियां जो है, लेन देन जो भी हुआ, उससे पहले मेरी इधर की जोड़ 10 लाख, इधर की जोड़ 10 लाख रहेगी, उसके बाद भी क्या, उसके बाद भी 10 लाख है ना सर, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं इसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर, सर माल बेचा प्रॉफिट के साथ, माल बेचा प्रॉफिट के साथ। अब देखो, गुड्स कॉस्ट 50,000, सॉरी 50,000 करना है मुझे, गुड्स की कॉस्ट है सर 50,000, सोल्ड एट 60,000। ध्यान रखना इस क्वेश्चन की बात को, 50,000 की लागत का माल 60,000 में बेचा, उधार उधार का कुछ नहीं लिखा, अभी हम उधार के लपड़े को नहीं ला रहे हैं, हम सब रोकड़ के लपड़े को ला रहे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आ जाओ बच्चों इधर, माल जो था लागत का कितना था 50,000, कितने का बेचा? 60,000 में बेचा, तो भाई साहब हमने 60,000 बेचा, कैश कितना आएगा सर? कैश तो हमारे पास कितना आएगा? 60,000 आएगा, ये आ गया भाई, प्लस हो गया कैश 60,000 से, हो गया, ओके सर हो गया। तो सर स्टॉक हमारे से गया, स्टॉक गया, स्टॉक कॉस्ट का जाता है भाई, कितने हजार का था सर? 50,000 का स्टॉक था, ये हमारा गया, पीछे कितना बच गया सर? इसमें से बच गया 50,000, ये हो गया 1,60,000, तो सर टोटल हो गया 10,10,000। इधर तो सर 10 लाख ही है, नहीं है भाई। माल खरीदा कितने में था सर? 50,000 में, बेचा कितने में? 60,000 में, तो भाई साहब एक चीज और हो गई, खरीदा कितने में था सर? 50,000 में, बेचा कितने में सर? 60,000 में, तो क्या हुआ सर? प्रॉफिट हुआ, कितने हजार का? 10,000 का। और मैं वर्कशॉप में चीख चीख के आया हूं, प्रॉफिट होता है तो पूंजी बढ़ती है, लॉस होता है तो पूंजी घटती है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो प्लस कर दो ना, व्यापार के स्वामी की पूंजी खरीदने और बेचने से प्रॉफिट हुआ, तो इधर हो गया 4,10,000, तो यहां टोटल कितनी होगी? 10,10,000। देख लो, संपत्ति और दायित्व तो बराबर हो गया, सिर्फ एक लेन देन हुआ, 50,000 की लागत का माल 60,000 में बेचा, तो नंबर 1 50,000 की लागत का माल, तो 50,000 से स्टॉक हम 60,000 में बेचा, तो 60,000 से कैश बढ़ गया, 50 का माल 60 में बेचा, 10,000 का फायदा भी हो गया, फायदा हुआ उसे पूंजी बढ़ गई, प्रॉफिट हुआ उसे पूंजी बढ़ गई, 10,000 की पूंजी बढ़ गई। ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया? ओके सर। अगर यही ट्रीटमेंट मैं बोलूं वापस, यही ट्रीटमेंट मैं क्या बोलूं, यही ट्रीटमेंट बोलूं, कॉस्ट गुड्स कितनी थी सर? 50,000, सोल्ड कितने में किया? सोल्ड किया सर 40,000। ओ हो सर, 50,000 का माल, तो स्टॉक में से कम कितना हुआ सर? स्टॉक में से तो कम हुआ, ये 2 नंबर पॉइंट है ना, ये 2 नंबर, तो ये 2 नंबर पॉइंट की यहाँ सॉल्यूशन, स्टॉक में से कम कितना हुआ सर? स्टॉक में से तो कम हुआ 50,000, कैश में कितना प्लस हुआ सर? कैश में प्लस हुआ 40,000, तो 50 यहाँ कम हुआ बेचने से, और कैश कितना बढ़ा? 40,000, तो 10 लाख की जगह अपने यहाँ कितना आएगा सर? 9,90,000। तो सर इतना यहाँ पे भी, तो भाई यहाँ लॉस हुआ ना, प्रॉफिट की बजाय क्या हुआ? लॉस। कितना? 10,000 का, क्योंकि 50,000 का माल आपने 40,000 में बेचा है, तो प्रॉफिट की जगह लॉस खाया भाई 10,000 का, तो लॉस होते ही आपकी पूंजी में से क्या हो जाएगा सर? 10,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 9,90,000 ही बचेगा बच्चे लोगों। तो ये इक्वेशन हो गई सेट। तो अब ध्यान रहे, 50,000 की लागत का माल बेचा, 50,000 स्टॉक में से कम, 50,000 की लागत का माल 40 में बेचा, तो 40 से कैश बढ़ जाएगा,
दोनों में अंतर कितना है? 50 की लागत का माल 40 में बेचा, 10,000 का घाटा, 10,000 से पूंजी कम हो जाएगी सर। जब भी प्रॉफिट हो पूंजी बढ़ेगी, लॉस हो पूंजी घटेगी, सीधी सी बात है। हो रहा है ना अकाउंटिंग इक्वेशन? बिल्कुल आराम से हो रहा है सर, हमें समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आएगा, गारंटी से आएगा। सीपी सर के साथ पढ़ रहे हो भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, मैं सीए फाउंडेशन को पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को पढ़ा के मैंने सीए बनाया है। उन बच्चों को सीए फाउंडेशन प्लस इंटर तक पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग का कोर्स लेना चाहता है, बहुत ही रिजनेबल रेट में देंगी। मेरे एक मोबाइल नंबर मेंशन कर रखे हैं। अगर किसी भी बच्चे को सीए फाउंडेशन का कोर्स अगर परचेज करना हो तो हमें कॉल करें। गारंटी से कहता हूँ इतना बेस्ट पढ़ाएंगे, अकाउंट में उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, है ना। हम फाउंडेशन की अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह सारे कोर्स बेचते हैं। अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए या सिर्फ अकाउंट का चाहिए तो मुझसे कॉल करें, मेरे से कोर्स खरीदें। मेरी एप्लीकेशन पे लाइव मिलेगा, डेली लाइव क्लास होगी, लाइव क्यूरी सॉल्व होगी, बच्चों से फ़ोन पे भी बात होगी। बच्चों को बिल्कुल फील नहीं होगा सर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और उन बच्चों की अकाउंटिंग इतनी अच्छी कर दूंगा मैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा भाई साहब, सी फाइनल तक उनकी कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप उठा लेना मटेरियल, सी फाउंडेशन के टीचरों के पढ़ाए हुए, मेरे पढ़ाए हुए उठा लेना। मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं डाला सी फाउंडेशन का वीडियोस, अब मैं डालने वाला हूँ। हम अभी ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, इस साल हमने पूरे प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन पे शिफ्ट किया है ना। हम जुगाड़ करके काम नहीं करते भाई, जब कदम ठोस हो ना, जब इरादे मजबूत हो तभी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे तो आगे बढ़ के भी भाग के आ जाएंगे वापस। किसी भी बच्चे को फाउंडेशन, सी फाउंडेशन का कोर्स चाहिए तो हमसे ले। अभी हमने पूरा के पूरे बैच को ऑनलाइन पे शिफ्ट नहीं किया है, जैसे 12th बीकॉम वगैरह सबको नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता भाई। बीकॉम की क्लास पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम सारा ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडियो कर देंगे। ऑफलाइन की क्लास ही लाइव रहेगी, ये हम सेटअप करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। थोड़ी बड़ी जगह चाहिए हमको, थोड़ा स्पेस इश्यू आ रहा है, और इस बार जो बैच चल रहे हैं हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमें हमारी कमाई से मतलब नहीं है। जो बैच बेचारे रेगुलर चल रहे हैं ऑफलाइन के, अब उनको बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे शिफ्ट करना, बार बार डिस्टर्ब करना, ये वगैरह हम नहीं चाहते। इस साल इन बच्चों का भला कर दें, ऑफलाइन आराम से पढ़ाएं, अच्छे नंबर स्कोर करें। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जब लगेगा, हमारी ऑफलाइन क्लास ही कोचिंग टू लाइव रहेगी। डायरेक्ट जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वो की वो क्लास पूरी लाइव रहेगी। फाउंडेशन का भी ऐसा ही सीन रहेगा। कोई बच्चा नेक्स्ट जो अटैम्प्ट होने वाला है, इस बार ये दिसंबर में हुआ था, है ना, अब नेक्स्ट जो होने वाला है जून जुलाई में, उसके लिए अगर कोई हमसे कोर्स परचेज करना चाहता है तो हमें कॉल करें। आपके कोई भाई बंधु हो, फ्रेंड सर्किल में हो, कोई सी फाउंडेशन हमसे पढ़ना चाहे तो हमारा लैंग्वेज ड्यूल बाई लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है एक साथ, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, वापस बात हो गई हमारे कोर्स की। अब आ जाइए यहाँ पर, अब भाई साहब वापस आ जाइए। परचेज करा, एक तो होता है कैश परचेज, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज तो आपने सीख लिया। कैश परचेज होगा तो क्या होगा, एक तो कैश माइनस होगा और स्टॉक बढ़ेगा। माल खरीदोगे भाई, पैसे दोगे तो सर एक तो कैश कम होगा और एक स्टॉक प्लस होगा कैश परचेज से। क्रेडिट परचेज से क्या होगा सर, उधार खरीदेंगे। ओहो, उधार खरीदेंगे खरीदेंगे तो कैश स्टॉक तो प्लस होगा ही होगा सर, इससे स्टॉक तो प्लस होगा ही होगा। लेकिन हम उधार खरीद रहे हैं, भविष्य में उसको पैसा देंगे। हम एक पार्टी बना के आ गए जो हमसे मांगेगी, हमारी लेनदार है, मतलब दायित्व उत्पन्न हो जाएगा किसका, क्रेडिटर का। क्रेडिटर्स जब हम उधार परचेज करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 सर स्टॉक प्लस होगा, सबको पता है। खरीदोगे, परचेज करोगे, चाहे रोकड़ खरीदो चाहे उधार खरीदो, स्टॉक तो बढ़ना ही बढ़ना है सर। लेकिन उधार खरीदने से क्या होगा, क्रेडिट परचेज, उधार खरीदने से क्रेडिटर प्लस हो जाएगा एक। ये रहा सर क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का माल उधार खरीदा मोहन से। किससे खरीदा, मोहन से। मोहन से 50,000 रुपए का माल, सॉरी माल उधार खरीदा, क्रय किया। अब उधार क्रय करने से सर 50,000 का स्टॉक प्लस हुआ। यहां पर 1,50,000 का माल हो गया, टोटल जोड़ होगी 10,50,000, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर भी जोड़ कितनी होनी चाहिए, 10,50,000। ठीक है सर, तो इधर क्या बढ़ेगा, इधर क्रेडिटर बढ़ जाएगा भाई, दायित्व बढ़ जाएगा, एक लाइबिलिटीज बढ़ गई कितने हजार से सर, 50,000 से नई लाइबिलिटीज आएगी। बैंक लोन तो पहले से था, कैपिटल पहले से थी, एक नया दायित्व उत्पन्न हो गया सर उधार खरीदने से। हमारे पास बिजनेस में कितने हजार का, 50,000 का माल उधार खरीदा, किसी देनदार को देने हैं। देनदार को, अरे नहीं सर क्यों ऐसे उल्टा पुल्टा बोलती हूँ, हम वर्कशॉप में अच्छे से सीख के आए, किसी लेनदार को देने हैं, लेने वाले को देने हैं, देनदार तो हमें देगा। ओके सर, आ गया समझ में, सर आ गया। नेक्स्ट,
सेल्स, कैश सेल्स करते हैं, आपको पता होता है ना भाई। कैश सेल्स करेंगे, कैश प्लस होगा, स्टॉक माइनस होगा। अगर कैश सेल्स में हो रहा है प्रॉफिट तो प्लस होगी कैपिटल, हो रहा है लॉस तो लेस होगी कैपिटल। ये भी ध्यान रखना है सेल के साथ साथ। जब भी स्टॉक की कॉस्ट क्या थी, कितने में बेचा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सेम कॉस्ट में बेचा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कैश सेल्स का समझ में आ गया? ठीक है सर। अब क्रेडिट सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे तो क्या होगा भाई सर? सेल्स करेंगे, स्टॉक तो माइनस होगा, साइन तो सही लगेगा ना? हाँ, स्टॉक तो माइनस होगा, ये रहा सर, सेल्स करते स्टॉक तो होगा माइनस। सेल करेंगी क्रेडिट और हमें वो पैसे दे नहीं रहा है तो सर कैश तो आएगा ही नहीं ना, कैश तो नहीं आएगा। तो सर यहाँ पर क्या बढ़ेगा? अरे भाई हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा तो हमने स्टॉक कम कर दिया, और व्यक्ति को आप पैसे दे कि नहीं 10 दिन बाद आना, एट ए परसेंट एट ए मोमेंट हमने उससे पैसे नहीं लिए तो हमारे पैसे कहीं और पड़े हैं, तो यहाँ पर डेटर बन जाएगा, एक नई संपत्ति आ जाएगी, उसको ओपन करना पड़ेगा। मान लो हमने सर उधार बेचा है, सेल करिए क्रेडिट सेल कितनी सर 50,000 की। तो भाई साहब यहाँ से एक तो स्टॉक कम हो गया, 50,000 से स्टॉक कम हो गया, पीछे कितना बच गया सर? 50,000 का स्टॉक बच गया। अब नया डेटर बना है वो कितने का बनेगा? वही सर 50,000 का बनेगा, तो 10 लाख का। नो चेंज। दायित्व में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। संपत्तियों में क्या फर्क पड़ेगा? संपत्तियों में कुछ नहीं। देनदारियों में क्या फर्क पड़ेगा? देनदारी बढ़ जाएगी सर, हमारे देने वाले बढ़ जाएंगे 50,000 से। कुल संपत्तियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दिक्कत ये आएगी कुल संपत्तियों में कब फर्क पड़ेगा? 50,000 रुपए की लागत का माल मोहन को 60,000 रुपए में बेचा। अब 50 का माल कितने में बेचा? 60,000 में बेचा। तो आइए भाई इसका इफेक्ट करते हैं। क्या होगा देवा सर इसका इफेक्ट? स्टॉक कितने से कम होगा? बताओ बताओ फटाफट। स्टॉक कम होगा 50,000 से, कि माल की लागत कितनी है 50,000, तो स्टॉक कम कितने से होगा? ये रहा स्टॉक सर, यहां से स्टॉक कम होगा 50,000 का। बेचा है तो कैश आया है, कैश प्लस कितना होगा? 60,000। कैश प्लस कितना होगा? 60,000। हमने माल बेचा तो हमें वो 60,000 पूरा देगा ना, है ना भाई? अरे सर कहाँ देगा? लागत का माल मोहन को 60,000 में बेचा तो सर कैश तो आएगा ही नहीं ना। हाँ सर, ये भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो जो उसमें काम नहीं करना है। मोहन को उधार बेचा है तो माल तो बेचने से कम हो गया स्टॉक। अब मोहन हमारा देनदार बन गया। मोहन क्या बन गया सर? देनदार बन गया। वो हमें मोहन देगा पैसे, क्या करेगा? देगा। तो एक बनेगा डेटर। डेटर किसने से बनेगा सर? 60,000 से। तो फाइनली स्टॉक कितने से घटा? 50,000 से। स्टॉक की वैल्यू अब कितनी रहेगी सर? 50,000 स्टॉक की वैल्यू रहेगी। नया खाता देनदारी और ओपन हो जाएगा, तो 50, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख और 50,000 का कैश हो गया 9 लाख 50,000, और 60,000 का देनदार तो 10 लाख 10,000। कितना हो गया बेटा? 10 लाख 10,000। तो सर इधर तो 10 लाख ही है भाई। कितने का माल था? 50,000 का। कितने में बेचा? 60,000 में। प्रॉफिट कितना हो गया सर? 10,000 का। तो कैपिटल बढ़ाओ ना 10,000 से, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ाओ। टोटल हो गई भाई यहाँ पर 10 लाख 10,000। ओके, कैपिटल हो गई 4 लाख 10,000। तो एमसीक्यू घुमा सकता है आपको। 50,000 का माल मोहन को उधार बेचा 60,000 में। पूंजी पर प्रभाव, पूंजी 10,000 से बढ़ेगी। लागत कितनी थी? 50। बेचा कितने में? 60 में। चाहे उधार बेचो चाहे रोकड़, प्रॉफिट तो हुआ ना भाई? हुआ सर। कितने का? 10 का। 10 से पूंजी बढ़ेगी। 50,000 का लागत का माल बेचा, सीधी सी बात है स्टॉक कम कितने से होगा सर? स्टॉक कम होगा 50 से। पहले लाख है, 50 से कम 50 स्टॉक बचेगा। ठीक है, बेचा है 60 में, तो कैश कितने से बढ़ेगा सर? कैश 60,000 से बढ़ेगा। पर उधार है भाई, उधार है तो देनदार बढ़ेगा, कैश नहीं बढ़ेगा। तो कैश तो यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ेगा, देनदार बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्रेडिट सेल्स में डेटर्स बनता है और स्टॉक घटता है। बेचेंगे तो क्या स्टॉक तो कम होगा ही होगा, ये रहा कम करा हुआ हमने। ठीक है, डेटर एक नया खाता उत्पन्न हो जाएगा। जो चीज़ें आपके टिपिकल है, दिमाग पे जोर डालने की चीज़ें, वो मैंने रेड कलर में कर रखी है ताकि आपको लगे भी हाँ आया भाई, समझ में आ गया सर। ओके, नेक्सट एक्सपेंसेस करेंगे।
आउटस्टैंडिंग भी साथ में ले रहा हूं इसमें, अब आउटस्टैंडिंग भी साथ में ले रहा हूं। अब भाई एक्सपेंसेस करेंगे तो सर क्या एक्सपेंसेस भाई रोकड़ चुकाना पड़ता है, चुकाओगे तो क्या होगा, कैश कम होगा, नहीं चुकाओगे क्या होगा, कैश तो कम नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट तो कम होगा सर। अच्छा ऐसी बात है, बहुत डीप एंड डिटेल क्वेश्चन है। पहले ही आपको ये समझा देता हूँ फिर आपको ये समझा देता हूँ मिर्ची की जलने की खुशबू आ रही है बहुत। पानी है क्या बोतल में? कितने मिनट की होगी क्लास? तो आज कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा पूरा। देखो बेटो, अगर आपके एक्सपेंसेस कर रहे हो तो एक्सपेंसेस पेड मतलब दिए, रेंट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट नंबर का, है ना। रेंट 1000 रुपए का रेंट था, इंटू 12 महीने से कितना जाएगा सर? 12,000। और ये पेड कर दिया, तो कैश बढ़ा घटा सर? कैश घटा, तो सर 12,000 से अपन कैश कम कर देंगे। ये रहा कैश 12,000। तो सर कैश कितना बचा? सर कैश बचा 88,000 का। इसका मतलब 9,88,000 का बैलेंस बचा हमारे पास संपत्तियों के पास, और इधर से कुछ कम होना नहीं है। तो सर खर्चा होते ही इधर क्या घटेगा? हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक्सपेंसेस होंगी कैपिटल कम होगी। सर कैपिटल कम होगी, अभी माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं क्या है यार, क्या चला रहे हो ऊपर, चेक करा क्या हो। माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो भाई क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में से क्या खर्चे घटेंगे, तो प्रॉफिट डायरेक्टली क्या घट रहा है? प्रॉफिट। खर्चों से क्या घट रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट घट रहा है तो पूंजी भी घट रही है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी खर्चे होते हैं सीधा सीधा किस में से कम करना है? माइनस करना है कैपिटल से। कितने रुपए से? 12,000 से। ये हुआ माइनस, तो पूंजी कितनी बच गई सर? पूंजी बच गई आपके 3,88,000, 88,000। हाँ भाई 12 जोड़ो हो जाएगा। और इधर में से कैश कितना बच गया सर? कैश बच गया 88,000। तो फाइनल टोटल कितनी? 988। यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 9,88,000। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हमें तो सेकंड क्वेश्चन समझा दीजिए। ये जो रेड कलर चला हुआ था वो फर्स्ट क्वेश्चन का था। ये किसका मामला था? फर्स्ट क्वेश्चन का भाई। रेड पेन चला हुआ है। अब मैं मार्कर ले लेता हूँ सर ब्लैक। अब आ जाइए यहाँ पर, कैश पेड करेंगे तो कैश कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, फाइनल इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल कम होगी। भाई खर्चा करने से क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है। तो फाइनल इफेक्ट क्या कम करना है सर? कैपिटल कम करनी है। समझ में आ गया? ओके सर। इधर आइए, आउटस्टैंडिंग अनपेड, पेड करना बाकी है, तो भाई हमारा दायित्व उत्पन्न हो गया, हमें किसी को खर्चा देना था। इधर देखो दूसरा क्वेश्चन, रेंट ₹1000 इंटू 10 बराबर 10,000 तो पेड किया। अनपेड, अनपेड कितना है? 1000 इंटू 2 बराबर 2,000। टोटल, टोटल रेंट 12,000। ध्यान देना, इधर देखो आपका कैश कितना कम हुआ, इसी में से ये ऊपर वाले हिस्से में कर रहे हैं अपन। कैश कितना कम हुआ सर? कैश कम हुआ हमारा 10,000 रुपया। ये 10,000 कैश कम हुआ, ठीक है सर। सर खर्चा कितना है? टोटल रेंट कितना है? टोटल रेंट है 12,000। तो इस साल का खर्चा, ध्यान देना, इस साल का खर्चा हर महीने का 1,000 रुपए का रेंट है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 12,000। पेड कितना किया? 10,000। क्या 2,000 का पेड नहीं करेंगे? करेंगे सर। कब करेंगे? अब साल पूरा हो गया, अगले साल करेंगे, जब पैसा आएगा तब करेंगे। खर्चा तो करेंगे ना, पेड तो करना पड़ेगा ना। तो किस साल का पेड करेंगे सर? पिछले साल का आज पेड करेंगे। तो उस साल का खर्चा उस साल में, चाहे पेड कभी भी करो, है तो उस साल का खर्चा, तो उस साल का खर्चा उसी साल के प्रॉफिट को घटाएगा। तो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, ये प्रॉफिट को तो घटाता ही घटाता है भाई। तो 2,000 से क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 12,000 से क्या हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगी सर। 12,000 से कैपिटल आप ही कम होगी होगी भाई, जैसा यहाँ हुआ था। तो कैपिटल अब कितनी बची सर? कैपिटल बची 3,88,000 की, ठीक है। इधर से कैश कम कितना हुआ? 10,000 का। इधर से कैपिटल कितनी कम हुई सर? 12,000 की। सर 2,000 का फर्क, इधर से आप 10,000 कम कर रहे हो, इधर से सर 12,000 कम कर रहे हो, तो सर 2,000 का अंतर कहाँ जाएगा? 2,000 इधर से सर, अरे भाई ये माइनस का कितना है? माइनस का 12,000। इधर कितना? माइनस का
10,000, 2,000 यहाँ अपन ज्यादा घटा चुके हैं तो 2,000 प्लस कर लो ना, एक कैटर लाइबिलिटीज बनेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से है, कितना हजार का, 2,000 का। अब इधर की जोड़ देखो, 5 3 8 1 9, 9 लाख और इधर 10,000 घटा 90,000, इधर की जोड़ हो गई ये वाला सारा मिला के 9,90,000। इधर की जोड़ भी सर जोड़ कर लो, 6,00,000, 2,000 और 3,88,000, इन तीनों को जोड़ लो या लिख लो, 88 में 2 डालो, हो गया 390, 390 और 6 990, 9,90,000। आ गया समझ में बच्चे लोगों? तो इधर की कुल संपत्तियां कितनी, 9,90,000, इधर की कुल संपत्ति कितनी, 9,90,000 बराबर। ओके सर, अब आ जाते हैं वापस इसके ऊपर। अरेंज नहीं कर रहा, दिल की बात समझ गया मैं, सर इसको अरेंज मत करना, इसको अरेंज मत करना। क्यों सर, ये कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ अच्छा हुआ सर ने नहीं किया, हमारी तो सांस ऊपर चढ़ गई थी। इधर आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पेड है चाहे नहीं है, टोटल कितने थे, रेंट कितना था, रेंट था टोटल 12,000, पेड कितना किया, पेड किया सर 10,000, अनपेड कितना है, अनपेड है 2,000। तो भाई लोगों दिमाग में रखो ना, ये 10,000 पेड किया, इससे क्या हुआ, कैश कम, 12,000 से रेंट दिया, इससे क्या होगा, पी एंड एल कैपिटल कम, कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, बराबर कर दो, यहाँ कम का यहाँ निशान लगा दो, कैश कम हो जाएगा यहाँ लगा दो, ठीक है। 2,000 से नया दायित्व उत्पन्न हो गया, न्यू लाइबिलिटीज, है ना, लाइबिलिटीज लिख रहा हूं मैं, अब पढ़ लेना यार, लाइबिलिटी ये लो, लाइबिलिटीज, न्यू लाइबिलिटीज कितने हजार से बन गई सर, क्यों बन गई न्यू, कि भाई 10-12,000 का था, आपने 10 ही दिया, 2,000 का बाकी है ना पेड करना, तो दायित्व तो बन गया, 2,000 का हमें किसी को भुगतान करना है, खर्चों का दायित्व तो बन गया, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हो गया। 6 ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 2,000, 3 टीएस ये, 12,000 पूंजी में से कम क्यों हुआ, क्योंकि जिस साल का खर्चा है चाहे चुका हो चाहे मत चुका हो, प्रॉफिट तो उससे कम होगा ही होगा, खर्चे पूरे उसी साल में काउंट किए जाएंगे। ओके सर, ठीक है, अब समझ में आ गया। ओके, अगर आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया सर, ड्राइंग वाला टॉपिक, एक्सपेंसेस वाला टॉपिक, कैटर वाला टॉपिक, डेटर वाला टॉपिक, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, कमेंट करना, उसी चार्ट को वापस समझा दूंगा नए तरीके से। हाँ भाई, अब अजय देखो यहां पर इनकम पर, इनकम जब भी रिसीव होगी प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम जब भी होगी क्या होगा भाई, कैपिटल प्लस होगी सर, ठीक है। और अनअर्न इनकम है, इनकम तो हो गई सर लेकिन मिली नहीं, क्या फर्क पड़ा भाई, नहीं मिली लेकिन है तो हमारी, सॉरी ये क्या होगी, अनअर्न इनकम या एक्रूड इनकम। अनअर्न इनकम ऐसी इनकम जो प्राप्त तो हो गई है लेकिन कमाई नहीं है, जो हमारी अभी जो अनअर्न इनकम का मतलब हो गया, ऐसी इनकम जो कमा तो ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो सर, वापस कंफ्यूजन है, एक्रूड इनकम सर कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, वो एसेस्ट होती है। अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम प्राप्त तो हो गई लेकिन अभी तक कमाई नहीं है, भविष्य में कमाएंगे, वो होता है सिस्टम वापस, है ना बेटा। एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड और एक्रूड दोनों समझाना है आपको मुझे, यहाँ ये चार्ट में मिक्स डाल दिया, अलग अलग डालना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। अनअर्न्ड भी, अनअर्न्ड इनकम और एक्रूड इनकम दोनों देनी थी, दोनों बता देंगे भैया। एक चार्ट को और कॉपी पेस्ट 2-3 बार कॉपी पेस्ट करते थे, इनकी अलग अलग क्लास ले लेता, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अब दूसरा भाई कहना चाह रहा था साथ ही साथ, अगर आपको इंग्लिश में भी किसी टॉपिक की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो कि सर उस टॉपिक की हमें प्रॉब्लम है, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है। जो भी बच्चा हमें देख रहा है इंग्लिश में भी किसी टॉपिक की कमी हो, दिक्कत हो, देवा सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, डीप एंड डिटेल में पढ़ाते हैं। मैंने बोल रखा देवा सर को, चाहे टाइम लग जाए पढ़ाओ तो इतना गहराई से पढ़ाओ कि भाई बच्चे खो जाए उस पढ़ाई में, और 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाओ, है ना। तो आपको वैसे उनकी आदत है, डिटेल में पढ़ाते हैं वो, कितना उनको टोक देना भी कोर्स खींचो, वो नहीं खींचते, वो कहते हैं भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मेरी आदत ही ऐसी है, पढ़ाता ही जिंदगी भर ऐसे ही पढ़ाया, कभी कोर्स नहीं खींचा है, कंटेंट को खींचा है उन्होंने, है ना। तो आपको पढ़ना हो तो देवा सर के लिए, अगर आपको देखो आप जाके
खूब सारे वीडियो पढ़े हैं जूनियर अकाउंटेंट के, स्पेशली वो सिलेबस को उठा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के। आप देखो, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे उस टॉपिक के बारे में और जानकारी चाहिए, या फिर मुझे उस टॉपिक में डाउट है सर, वो टॉपिक हमारे अच्छे नहीं है, उस टॉपिक में आपको पढ़ा देंगे। स्पेशली कमेंट्स करना, आप स्पेशल क्लास लगवा लेंगे उनसे। हाँ भाई, अब देखो आ जाइए यहाँ पर इनकम में। भाई इनकम होगी तो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, किस में जुड़ेगा? फाइनली कैपिटल में। सर इनकम में कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। रिसीव होगी, इधर देखो एक्रूड, अच्छा इसमें सिर्फ एक्रूड का ही दिया है ना, एसेट का दिया है, इसका मतलब एक्रूड का दिया है। तो ये अनअर्न काट देना, अभी एक्रूड को समझना। किसको समझना? एक्रूड को समझना। अनअर्न इनकम को काटना, मैंने कहा ना एक एक टॉपिक देना चाहिए था, अगले वहाँ दे दिया होगा। अनअर्न को काटना, एक्रूड को समझेंगे इस टॉपिक में। हाँ, इनकम रिसीव हुई तो वो कैश बढ़ेगा, प्रॉफिट इफेक्ट होगा, और प्रॉफिट फाइनली किस में जुड़ता है? कैपिटल में, तो कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। इनकम का मतलब आपको इंटरेस्ट मिल गया है ना, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 1,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। 1,000 का ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। 1,000 रुपए तो प्लस हो जाएंगे भाई कैश में। तो सर इधर की जोड़ कितनी हो जाएगी? इधर की जोड़ हो जाएगी 10 लाख 1,000। इधर की जोड़ सर कैपिटल में बढ़ जाएगा 1,000, बस सीधी सी बात है, इनकम हुई तो इधर कैपिटल हो जाएगी 4 लाख 1,000 से, 6 और 4 10, 10 लाख 1,000 से हो जाएगा सर पूरा मामला। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं। तो रिसीव होगी, कैश बढ़ेगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी। अब यहाँ आ जाइए एक्रूड इनकम से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्रूड इनकम से। एक्रूड इनकम, ये अनअर्न इनकम छोड़ देना, अब इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, रखूंगा, इसलिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ ताकि आप देखो तो भी ये समझ में नहीं आए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको साफ कर देता हूँ सेम कलर से। ये एक्रूड ही पढ़ेंगे अभी, अनअर्न बाद में पढ़ा दूंगा। आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए एक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, आपने, आपका साल चलता है जनवरी से दिसंबर, कहां से चलता है बेटा भाई? हाँ भाई, इधर देखो, जनवरी से साल स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है। यहाँ आप फाइनल अकाउंट बना लेते हो, यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हो, यहाँ पर खाते खत्म कर लेते हो। अब भाई आपने कहीं किसी आदमी को ब्याज पे पैसे दिए है ना, और ब्याज पे पैसे दिए 1 जुलाई को, और बंदा कहता है कि सर मैं इसका ब्याज जो होता है 1 लाख रुपए दिए, और आप हर महीने उसे 1,000 ब्याज के लेते हो है ना। तो भाई जुलाई से 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 माह का ब्याज कितना हो गया सर? 6,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट हो गया, जो आपने यहां पर क्या दिया था, लोन दिया था एक बंदे को। अब सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट का बताना, लोन वोन का नहीं। तो ये साल पूरा हो गया। अब अगले 6 महीने में, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जब जुलाई लगेगा उससे पहले 30 जून को आके वो आपको पैसे दे देगा। लो सर ये 12 महीने के 12,000 ब्याज के। अब उसको कौन समझाए भाई, हमारे खाते बंद हो जाते हैं, 6 महीने का ब्याज हम उसमें लिख चुके हैं, अभी 6 महीने का ब्याज इसमें लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पता है ना 6 महीने का ब्याज इस साल का है, 6 महीने का ब्याज इस साल का है, उससे पिछले साल का ब्याज हमें मिला नहीं है सर, नहीं मिला है, लेकिन ब्याज तो इनकम तो हो गई ना हमारी। ये हमारी क्या हो गई सर? इनकम हो गई। कैसी इनकम हो गई सर? एक्रूड, एक्रूड इनकम हो गई सर। कौन सी इनकम हो गई? एक्रूड। कितनी हो गई सर? 6,000। ओके, तो एक्रूड इनकम हमारी संपत्ति है, एसेट साइड में लिख दिया, तो कैश तो आया नहीं, एक्रूड इनकम आ गई। तो इधर की टोटल कितनी हो गई सर? 10 लाख, सॉरी 10 लाख 6,000 हो गई। ओके, इधर की जोड़ भी कितनी होगी सर? इधर की जोड़ भी 10 लाख 6,000 होनी चाहिए हमारी फिर। तो इधर क्या बढ़ेगा सर? भाई इनकम, इनकम बढ़ाएगी कैपिटल, प्लस जोड़ लो इसमें 6,000, दिक्कत ही नहीं है। इधर जोड़ हो जाएगी आपकी 4 लाख 6,000। कहाँ दिक्कत आई? इनकम मतलब कैपिटल बढ़ाओ, लॉस मतलब कैपिटल घटाओ, खर्चे मतलब कैपिटल बढ़ाओ, आय मतलब कैपिटल घटाओ, खर्चे मतलब कैपिटल घटाओ। समझ में आ गया?
अब एक्रूड इनकम हमारी क्या है सर, एसेट है, ये हमारी संपत्तियों को बढ़ाएगी। अनअर्न्ड इनकम हमारी दायित्व है, लायबिलिटीज है। मान लो हमें भविष्य में रिसीव होगा लेकिन आज ही हमने पुस्तकों में डाल दिया, हमें आज मिल गया इसलिए हमने पुस्तकों में डाला सर, मिला हुआ है, पहले मिल गया, बाद में मिलना था, तो हमें जो पहले मिल गया, जो अभी मिलना ही नहीं चाहिए था, तो भी हमें तो लिख के रखना पड़ेगा ना भाई, किस आदमी से मिला किसको वापस देना है। कहीं हम टपक गए तो मुनीम जी तो सही तरीके से देवे, क्यों लिखा होगा तभी वही है ना, पहले लिख पच्चे दे, पच्चे ले, भूल पड़े पंद्रह से ले, वो वाली बात। तो लिखना हमें जरूरी है। मिलना भविष्य में था, आज मिल गया। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम प्राप्त हो गई लेकिन अर्न नहीं हुई, कमाई नहीं, कमाएंगे तो अगले साल, लेकिन आज ही मिल गई, वो होती है अनअर्न्ड इनकम। दायित्व की तरफ खुलती है और कैपिटल उसमें क्या होती है, माइनस होती है। दायित्व होता है वो हमारा, कैपिटल हमारी माइनस होती है, क्योंकि वो चीज़ें प्रॉफिट में ऐड हो गई, कैपिटल में जुड़ जाती है। प्रॉफिट और लॉस पहले निकाले जाते हैं, बैलेंस शीट बाद में निकाली जाती है। ये मुझे कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था, फिर आपको ये स्टार्ट करवानी चाहिए थी, लेकिन वर्कशॉप करने के बाद इक्वेशन की क्वेश्चन अच्छे से किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिए। ठीक है बच्चे लोगों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है सर, आ गया। आ जाइए वापस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ये तो हो गया था ना अभी हमारा, ये समीकरण सही है, आगे होगा, वापस रिपीट हो गया होगा। पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एग्जाम थे ना, उसके 2013 का क्वेश्चन नहीं है। पूंजी बराबर होती है, पूंजी किसके बराबर होती है भाई? ये पूंजी कैपिटल, दायित्व को उधर भेज दो, बराबर की उधर जाएगी, प्लस की क्या हो जाएगी, माइनस लायबिलिटीज हो जाएगी। तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, संपत्तियों में से दायित्व माइनस करो भाई, संपत्ति, कुल भाई देनदारियां, ये लो ये आंसर सर सी, ये आंसर नहीं, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये प्री एग्जाम यूपीपीएससी, यूपी के किसी एग्जाम में 2013 में आया हुआ है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक लेखा समीकरण नहीं है, लेखा समीकरण नहीं है। संपत्तियां मतलब एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सर ये है, ये तो है। संपत्तियां बराबर दायित्व माइनस पूंजी, ओहो, लायबिलिटीज में से ही माइनस, ये मतलब वो भाई क्या है रे, ये 6 लाख में से माइनस को तो 4 लाख या 2 लाख आएगा, और यहाँ पे तो 10 लाख, तो क्या ये आपका समीकरण है? सर नहीं है। दायित्व बराबर परिसंपत्तियां माइनस पूंजी, लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज इधर भेज दो कैपिटल, तो संपत्तियों में से माइनस कर दो कैपिटल, होता है ना भाई, लायबिलिटीज पहला तो है, दूसरा बोल रहा है क्या होगा भाई, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। सर ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, इसका मतलब ये जो काटा हमने ये समीकरण नहीं है। पूछा क्या है, लेखा समीकरण नहीं है, तो नहीं है, वही तो आंसर है। आगे वाला देख लो, संपत्तियां माइनस दायित्व बराबर पूंजी, सही है ना। एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू सॉरी लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, सही है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, लेकिन आंसर कौन सा करना है, जो समीकरण नहीं है, ये वाला समीकरण नहीं है। प्राइमरी 3 इक्वेशन पे आया हुआ क्वेश्चन है, अब आपको दिमाग लगाना है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो यही है भाई, मेन इक्वेशन तो क्या है, एसेट, इधर भी कुछ जोलमोल हो रहा है, फिर भी एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल ये बराबर ही रहनी है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होके ही बराबर रहनी है। लायबिलिटीज में एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऊपर नीचे होती रहेगी, नहीं जुड़ते रहेंगे, खाते खुलते रहेंगे, कुछ भी खुलो, यहाँ की टोटल बराबर ही रहेगी। ठीक है भाई, आगे चलो। ये टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यवसाय की संपत्तियां, मिसप्रिंट है यहाँ, 4 रुपए और यहाँ गड़बड़ है, सही करके लेके आ जाऊंगा आगे से, और ये मैं करा चुका हूँ वर्कशॉप में भाई, मुझे कहीं याद है। एक संपत्ति कितनी, एसेट पूंजी और स्वामियों की पूंजी माइनस कैपिटल, दायित्व तो पूछेगा, तो सीधी सी बात है, दायित्व की पूंजी कितनी होगी, लायबिलिटीज, और इसका आंसर शायद ये था। अब इन दोनों को जोड़ के देख लेना भाई, ये कितना आएगा पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वर्कशॉप में, जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें भाई लेखा समीकरण आधारित है, द्विपक्ष, ये पहला पक्ष बराबर के बाद ये दूसरा पक्ष, दो पक्ष बता रहा है, एसेट का और दायित्व का, तो द्विपक्ष अवधारणा पर है। तो अब आपको धीरे धीरे अवधारणाओं का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लग जाएगा। जब मैं अवधारणाएं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके एमसीक्यू कराऊंगा, एक एमसीक्यू तो 100% उसमें से आना ही आना है। डिटेल में पढ़ाने इतना पढ़ा दिया भाई सर, वहाँ क्या, वहाँ तो सर मुझे बताऊंगा इस अवधारणा के ऐसे 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 क्वेश्चन बनते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है, ये इसके लाभ है, ये इसके दोष है वगैरह सब। ठीक है, तब आपको अवधारणाओं में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो कौन सी अवधारणा है, द्विपक्ष अवधारणा है। समीकरण हमेशा किस पे आधारित होते हैं, द्विपक्ष पे आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
ये पीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। कब आया हुआ है? 2004 में। पहले मैंने इसके एग्जाम के क्वेश्चन उठा लिए, फिर आपके अब आगे चलेंगे। किसी व्यवसाय की संपत्ति से आय नहीं, आशय है। आशय, क्या आशय है भाई? किसी व्यवसाय की संपत्ति से क्या आशय है? एसेट से क्या आशय है? एसेट सर ये आशय है, दायित्व में से पूंजी माइनस कर लो, एसेट आ जाएगी। हाँ, तो दायित्व में से माइनस पूंजी ये रहा, ये आशय है, दायित्व में से पूंजी माइनस। ओके सर, ये पीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस इक्वेशन सर हो गई पूरी। ओके सर, एक अनरन का बच गया चार्ट, और कुछ चार्ट और है अब क्वेश्चन के साथ। अब मैं जो मैंने ये चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को अपन एमसीक्यू पे हिट करेंगे, 100% इसी पे हिट करेंगे। आपके सारे एमसीक्यू इसी चार्ट से मैं क्लियर कराने वाला हूँ। आपको भी कोई एमसीक्यू दिक्कत करे तो प्लीज़ इस चार्ट को यूज़ ले लेना और मुझे बताना सर आपके कहाँ तक काम आया, कहाँ तक काम नहीं आया। और प्लीज़ मेरा निवेदन आपसे यही है, अगर आप टाइम वेस्ट कहीं कर रहे हो मैराथन वगैरह में, तो भाई अगर आप मैराथन कब देखी जाती है, थोड़ा खुद समझो, बेवकूफ़ मत बनो। मैराथन तब देखी जाती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारा क्रिस्टल क्लियर हो, आपको रिवीजन करना हो। तो ये ना एमसीक्यू की मैराथन, एमसीक्यू की मैराथन नहीं होती भाई लोगों। एमसीक्यू आप रिवीजन बेस पे क्या कर सकते हो, हर एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट उठा के रिवीजन कर लो। कॉन्सेप्ट का रिवीजन, वो एमसीक्यू फिर उससे कोरिलेट करके हिट कर लो, या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले लो, या पास्ट ईयर के कुछ एमसीक्यू ले लो, नेक्स्ट ईयर भी क्या आ सकता है उससे संबंधित कर लो, तो वो हो गया। बाकी भाई लोगों देखा जाए ना, तो मैराथन कहाँ काम आती है, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर है, या करंट अफेयर का क्वेश्चन, करंट अफेयर की एमसीक्यू है, ऐसी कुछ हो तो काम आए। बाकी अकाउंट्स की एमसीक्यू, अगर अकाउंट की मैराथन आपकी तभी काम की है अगर जिस व्यक्ति की, अगर आप जिस टीचर की मैराथन देख रहे हो, उस मैराथन का आपके कम से कम कोर्स हो चुका हो, उस टीचर से आपने कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया हो, फिर वो टीचर मैराथन कराए ना, वो मैराथन आपके लिए आउटपुट देगी, वो आपके लिए बेनिफिट देगी। तो आज की अकाउंट इक्वेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ कैसे लगा पढ़ाने का अप्रोच, आप कमेंट करें। अच्छी लगी तो शेयर करें, किसी को और फ़ायदा होगा। हम आपका दिल से हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी किसी की और हेल्प कर दीजिए, जिससे आपका भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, उस आदमी का भला हो जाए। और बच्चों, एक बार और दोहराना चाहता हूँ, कोई फाउंडेशन की क्लास हमसे लेना चाहे तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये फाउंडेशन की क्लास हम लगाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई बच्चा लेना चाहे तो हमें कॉल कीजिए। आपका छोटा भाई हो, बहन हो, परिवार में कोई दोस्त हो, कोई भी सीए फाउंडेशन की जो तैयारी कर रहा है, प्री एग्ज़ाम जो होता है आफ्टर 12th, कोई बच्चा 11th में है वो भी करना चाहे तो भी हमसे जुड़ सकता है, ताकि 2 साल हम उसे पढ़ाएंगे। 11th का बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है, 12th का बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है। 11th का ज्वाइन करेगा तो उसे 2 अटेम्प्ट तक मौका मिलेगा। और कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है भाई, अकाउंट में उनके दिमाग में ऐसे घोल दूंगा, खून में चली जाएगी। जैसा यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे भी एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ आपको भी मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अब फाउंडेशन के बच्चों को तो भाई हाथ पकड़ के पढ़ाना पड़ता है, एक एक इक्वेशन का टॉपिक, कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे कम से कम 10 दिन लगते हैं, फिर जाके हम इक्वेशन के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तो एक दिन में मैंने सारी इक्वेशन समझा दी। चलो, देखने के लिए, पूरी क्लास देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टाटा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले।